फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और अब तक हमने 14 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और आज हम लेके आए हैं इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 15 और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वो कौन से रूल है जिसके तहत हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द process of filling of electrons in orbital and orbit is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हमें ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ना, अगर मैं आपसे कहूँ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो देखें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्बिटल हो, जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल है, हमारे पास px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। ठीक हो गया। इसी तरीके से dxy ऑर्बिटल है हमारे पास, dxz ऑर्बिटल है हमारे पास, dz स्क्वायर ऑर्बिटल है हमारे पास, dzy ऑर्बिटल है हमारे पास, dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये सारे क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल है, सपोज करो ये हमारे पास, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपोजिट इन अ स्पिन, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है, दैट इज सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज 2n स्क्वायर, ये हम पढ़ के हैं। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, जैसे हमारे पास है फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, दैट इज अ फार्मूला। सही है। अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 है ना, और वो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ शेल हमारे पास क्या होता है, k। तो n की वैल्यू 1 रखें। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो k शेल के अंदर होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड ऑर्बिट, अगर सेकेंड ऑर्बिट तो n के लिए वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 2, और सेकेंड जो ऑर्बिट होता है वो हमारे पास होता है l। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो m शेल होगा, m ऑर्बिट होगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 80। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, number of
इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, ठीक है। सब शेल हमारे पास जैसे एस सब शेल स्टूडेंट्स, पी सब शेल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी सब शेल, और ये हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज 2 × 2l+1, ठीक हो गया, ये फार्मूला हमारे पास। अब S के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे तो वो हमें S के लिए पता होना चाहिए L की वैल्यू। ये जो L है एजिमिथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होती है ना। 0 किसके लिए होती है? S सब शेल के लिए, 1 किसके लिए? P के लिए, और 2 किसके लिए? D सब शेल के लिए, और F के लिए 3 वैल्यू। तो S में S सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर L की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 0। तो 0 पुट करें स्टूडेंट्स, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, आंसर आ जाएगा आपके पास कि सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। P की बात करें, P सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो P के लिए L की वैल्यू क्या आएगी? 1, 1 रखें यहाँ पर, ठीक है। और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 2, और 2 में 1 प्लस कर दें 3, और फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से D में करेंगे तो D के लिए L की वैल्यू 2 है तो आंसर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, और F के लिए L की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 14। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, ठीक है। अब हमने यानी कि देखना है कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हमने सब शेल के अंदर फिलअप करना है। वो कौन से रूल हैं? सबसे पहला जो रूल है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं विसर रूल, विसर, या फिर इसको कहते हैं N+L रूल, ठीक है। अब इसको अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स N और L क्या है, ये हम क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ के आए हैं। L फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N और L, ठीक है। N हमारे पास यहाँ पर क्या बता रहा है? दिस इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हम नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। इसके अलावा L जो है यहाँ पर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें सब शेल के बारे में बताता है, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, ठीक है। और ये हमारे पास N+L रूल है। अब ये रूल क्या कहता है? According to this rule, for electronic configuration, first of all you have to arrange the sub shell by increasing order of N+L वैल्यूज़, ठीक है। यानी कि सब शेल को अरेंज करें सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L, यानी कि पहले वो सब शेल रखें जिसकी N+L वैल्यू कम है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा वाले N+ वैल्यू ज़्यादा, उसके बाद जिसकी ज़्यादा, उसके बाद जिसकी ज़्यादा, इस तरीके से, यानी कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर N+L वैल्यूज़। ये सब, और सब शेल की N+L वैल्यू फाइंड कर लें, जिसकी कम हो उसको पहले रखें, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से ये अरेंजमेंट करें सब शेल की। अब मसला है, अगर हमारे पास 2 सब शेल जिसकी N+L वैल्यू की सेम हो जाए, फिर क्या करें? कंडीशन आ सकती है N+L 2 सब शेल है, दोनों की सेम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें? अगर किसी सब शेल के अंदर ऐसा हो जाए
कि n प्लस एल वैल्यू सिमिलर हो, इफ टू सब शेल हैविंग सेम n प्लस एल वैल्यू। अब इस कंडीशन में क्या करें, तो इस कंडीशन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व दी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें, ठीक है। जिस दोनों ऑर्बिटल की अगर n प्लस वैल्यू सेम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें किसका कम है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, लोवेस्ट n होगा, लोवेस्ट n वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लोवेस्ट n वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर दो सब शेल का n प्लस एल वैल्यू सेम है तो फिर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें वो किसका कम है। जिसका कम होगा, लोवेस्ट होगा, उससे आप फर्स्ट नंबर देते हैं, उसको आगे रख दें, और फिर जो जिसका n प्लस वैल्यू ज़्यादा है उसको बाद में रखना। इस तरीके से अरेंज करें। अब देखें मेरे पास कुछ सब शेल है, हमारे पास यहाँ पर ये 1s, ठीक है, 2s, 3p, 4s, 3d, ठीक, ये हमारे पास। अब ये डिफरेंट सबशेल है। अब इन सबशेल को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू n प्लस एल वैल्यू, ठीक है। अब सबकी n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, n प्लस एल। अब मैं 1s की n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो 1s के लिए यहाँ पर हमारे पास n क्या है, तो इसके लिए n क्या है, n हमारे पास है 1, ठीक है। यहाँ पर ये n है और ये l को शो करता है, दिस इज n और दिस इज l। तो 1s के लिए n प्लस एल की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 1 प्लस और s के लिए l की वैल्यू यहाँ पर लिखी है स्टूडेंट मैंने, s के लिए n की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ किया है। तो n प्लस एल कितना आ गया, 1s का 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड करें n प्लस एल, n क्या है 2 और l क्या होगा स्टूडेंट्स 0 होगा s के लिए, तो इसकी भी n प्लस एल वैल्यू आ जाएगी 2। 3p के लिए करें, 3p के लिए n प्लस एल वैल्यू, n क्या होगा, n है 3, l क्या होगा p के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट 1, तो आप कर देंगे 1, तो n प्लस एल वैल्यू 3p के लिए आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि इसकी n प्लस एल वैल्यू है 4। इसी तरीके से इसकी आ जाएगी हमारे पास 4, और यहाँ पर भी 3d, 3 प्लस एल की वैल्यू d के लिए 2 होती है, तो 2 कर दें, 3 प्लस 2 5, ठीक है, इसकी 5। अब ये हमारे पास सारे इन सब शेल्स की क्या आ गई स्टूडेंट्स, n प्लस एल वैल्यू आ गई। अब वो सब शेल पहले रखो जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम हो। तो कौन से सब शेल की n प्लस एल वैल्यू कम है, तो सर 1s की कम है। 1s की कितनी है, 1 है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, 1s सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद कम किसकी है, 2s की, कितनी है 2, तो इसको उसके बाद लिखेंगे, दैट इज 2s। अब उसके बाद कितनी कम है, किसकी है 4। अब देखें 3p और 4s की दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम है, ये कंडीशन आ गई कि दोनों सब शेल की क्या n प्लस एल वैल्यू सेम है। अब क्या करें, तो हमने कहा कि अब n को ऑब्जर्व करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑब्जर्व करें किसका कम है। 3p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और 4s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो कम किसका है, 3p का। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 3p और उसके बाद 4s, और बाद में लास्ट में क्या बच गया, 3d। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सबशेल अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, ठीक है। MCQs आपसे पूछ सकते हैं, डिफरेंट सबशेल दे दें आपको और आपको कहें कि बताएं कौन सा अडर जो है, कौन सी अरेंजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल है,
तो आपको उनके n+l की वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इस तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास विस-विसर और n+l रूल। अब सेकंड जो रूल है जो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड रूल, और सेकंड रूल है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब ये ऑफ-बाउ जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है ऑफ-बाउ, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज का ऑफ-बाउ वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, जर्मन वर्ड ऑफ-बाउ। तो इस वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन करना या बिल्डिंग अप या फिर बिल्डिंग अप आर कंस्ट्रक्शन की, यानी कि इसकी माना, यानी कि ऐसा रूल जिसमें आप सब शेल को बिल्ड अप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को सब शेल में फिल करें अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि वो सब शेल पहले फिल करें जिनकी एनर्जी कम है, उसके बाद वो फिल करें जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में क्या बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें, या इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन filled in subshell by increasing order of energy, ठीक है। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि फिल फर्स्ट विच हैविंग, पहले उस ऑर्बिट, उस सबशेल को फिल करें जिसके पास लीस्ट एनर्जी है, कम एनर्जी वाले को पहले फिल करें और उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले। सर हमें कैसे पता चले कि किस सबशेल की एनर्जी कितनी है? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, वो हमने विस-विसर रूल में भी पढ़ा है कि एनर्जी जो है उस सबशेल की कम होगी जिसकी n+l वैल्यू कम हो, ठीक है। n+l वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी भी उसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, एनर्जी भी कम है। तो आप उन सबशेल की n+l वैल्यू निकाल लें और जिसकी कम आएगी n+l वैल्यू उसकी एनर्जी कम है, उनको पहले फिल करें, ठीक है, जो कि हमें विस-विसर रूल और n+l रूल में भी बताया गया है, ठीक। तो सर हमें कोई इजी ट्रिक बताएं जिससे हमें यानी कि पता चल जाए। अब एक एक की आप n+l वैल्यू निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हम यूज़ करके इन n+l या इन सब शेल का एक ऑर्डर बना लेते हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी एनर्जी कम है, फिर उसको आप याद कर लें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम सब शेल को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको 4 सेंटेंस याद करने पड़ेंगे। 4 सेंटेंस लिखूंगा मैं, उसको आप रिमेंबर करें तो आप इस ट्रिक को सीख सकते हैं। सबसे पहले आप एक सेंटेंस यहाँ पर याद करेंगे कि स्कूल दो बार जो भी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स उसको आपने स्कूल जैसे लिखा है तो 2 बार लिखना होगा। ये ट्रिक है सब शेल की एनर्जी को अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर से। एक सेंटेंस आपने ये याद कर लिया। अब दूसरा आप लिखेंगे सेंटेंस पब्लिक स्कूल, क्या लिखेंगे,
पब्लिक। अब देखिए एक बार लिखा आपने, अब इसी को ही दोबारा आपने लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब तीसरा सेंटेंस कौन सा याद करना होगा हमें, बस इसी में एक एक चीज़ हम एक्स्ट्रा यानी कि ऐड कर रहे हैं। अब आप पब्लिक स्कूल, अब एक वर्ड और ऐड करते हैं, फेडरल, बाकी सेम सारा, फेडरल पब्लिक स्कूल। अब इसको 2 बार लिखना है हमें, फिर भी लिखेंगे यहाँ पर भी आप फेडरल पब्लिक स्कूल। सही हो गया इस तरीके से। अब लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, बस इसी के आगे एक और वर्ड ऐड कर देना है आपको, डिविजनल, बस डिविजनल वर्ड ऐड कर देना आपको। डिविजनल, फेडरल पब्लिक स्कूल। ठीक है, एक बार लिख दिया, इसको दोबारा रिपीट कर लेना आप। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ, मतलब इसको आपने दोबारा डिविजनल फेडरल पब्लिक स्कूल। ये हमारे पास 4 सेंटेंस हो गए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें कैसे अरेंज करेंगे सर। तो देखें हमारे पास फर्स्ट क्या था, स्कूल, तो इससे क्या आता है, यहाँ पर लिख रहे हैं इसमें ताकि इजी रहे। फर्स्ट में क्या था, स्कूल, तो आपने एस और एस 2 बार लिख लेना है, स्कूल। ठीक है। सेकंड क्या है, पब्लिक स्कूल, पब्लिक से क्या आता है हमारा, पब्लिक स्कूल, एक बार, फिर दोबारा भी पब्लिक स्कूल है, तो ये ले पब्लिक स्कूल। ठीक हो गया, 2 सेंटेंस हमने अरेंज कर लिए। अब तीसरे में क्या है, फेडरल पब्लिक स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे, फेडरल पब्लिक स्कूल। अब ये दोबारा भी है, 2 बार लिखना होता है, फेडरल पब्लिक स्कूल। अब लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, डिविजनल फेडरल पब्लिक, डिविजनल से क्या आएगा, डिविजनल फेडरल पब्लिक स्कूल। इसको दोबारा करते हैं, डिविजनल फेडरल पब्लिक स्कूल। ये हमारे पास सब शेल को हमने अरेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स इनको नंबरिंग दें। सबसे पहले हम एस को नंबरिंग देंगे। एस के लिए नंबरिंग जो है 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। एस को हमने नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे पी के लिए, मगर वो नंबरिंग 2 से स्टार्ट करेंगे। एस के लिए 1 से स्टार्ट की, पी सेकंड पे आता है, सेकंड नंबर पे, तो हम पी के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 3P, ये स्टूडेंट 4P, ये 5P और ये 6P, और कोई है, ये रहा 7P। अब हमने P को भी नंबरिंग दे दी। अब D के लिए नंबरिंग, मगर D के लिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से, नहीं सॉरी, D के लिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, P के लिए 2 से की है, तो D के लिए कहाँ से करेंगे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो D के लिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम 3 से। कहाँ है हमारे पास D, तो ये रहा 3D और 4D। ठीक हो गया इस तरीके से। अब F के लिए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, D के लिए 3 से स्टार्ट किए, तो F के लिए 4 से। तो हमारे पास ये 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से ये नंबरिंग दे दी हमने। ये हमारे पास सब शेल अरेंज हो गए। अब ये जो 1s है, इसकी एनर्जी कम है, किससे कम है इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी कम है 2s से, और 2s की कम है किससे स्टूडेंट्स, 2p से, 2p की कम है 3s से, 3s की कम है 3p से, 3p की कम है 4s से, 4s की कम है 4f से।
ठीक है, 4F की कम है 4P से, 4P की कम है 5S से, और 5S की कम है 5F से। तो ये हमारे पास हो गया इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन है? सबसे कम एनर्जी वाला 1s है। सबसे ज़्यादा एनर्जी 8s। ठीक है, सबसे ज़्यादा 8s और सबसे कम 1s। तो जो कम होगा उसको पहले फिल करेंगे। पहले हम फिल करते हैं 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। अब मैं आपको कह रहा हूँ सोडियम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहले कौन सा सबशेल आएगा सर हमारे पास? पहले जिसकी एनर्जी कम, और वो है 1s। तो 1s के अंदर, s सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम? हमने यहाँ पर पढ़ा था, पहले स्टार्ट किया था, तो s सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1s, और उसके बाद कौन सा सबशेल फिल करेंगे? 2s, और उसके बाद स्टूडेंट्स 2p। p के अंदर मैक्सिमम 6 आते हैं। 2p के बाद 3s, और कितने हो गए? 2 4 6 10, बाकी कितने बचे? 1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सोडियम की। ठीक है, इसी तरीके से एक और एलिमेंट ले लें। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो सबसे पहला और सबशेल कौन सा होगा हमारे पास? 1s2, उसके बाद स्टूडेंट्स 2s2, और उसके बाद 2p6, 3s2। 3s के बाद कौन सा आ रहा है स्टूडेंट? 3p। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6। तो ये कितने होंगे टोटल? 2 4 6 10 10 और 2 और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3p के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? 4s, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी स्टूडेंट्स? कैल्शियम की। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें, एटॉमिक नंबर 12, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई सी भी एलिमेंट दे दें आपको, आप ये एनर्जी ऑर्डर याद रखें, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप फिलअप कर सकते हैं। 118 इलेक्ट्रॉन इजीली इस तरीके से फिलअप हो जाएंगे। यानी कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 118 भी हो, वो भी इस तरीके से आप उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज होते हैं। आपसे कौन सा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है? तो यहाँ पर 2 टाइप्स के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 3D, बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 6F, और सी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 2S, और डी में मैंने ऑप्शन आपको दे दिया है 2P। अब आप मुझे बताओ इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा सब शेल पॉसिबल नहीं है, कौन सा सब शेल नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनमें से कौन सा सब शेल A B C D में से कौन सा सब शेल पॉसिबल नहीं है? तो हमने पढ़ा है कि 3D, सब 3D पॉसिबल है, ये रहा हमारे पास 3D। 6F भी पॉसिबल है, 2S भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2S भी पॉसिबल है, 2P भी, ये सारे पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 2D, ठीक है 2D। अब बताएं तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है? तो ये वाला 2D है ही नहीं। 2D क्योंकि D स्टार्ट ही 3 से होता है, मैंने यहाँ पर 2D लिखना था। सही है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कौन सा सबशेल पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सबशेल का ये वाला आर्डर। तो आप, और दूसरा कौन सा MCQ हो सकता है? आपसे पूछेंगे यहीं पे कि इसमें से बताओ किसकी एनर्जी कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैजिंग सबशेल हैविंग लीस्ट एनर्जी, मोर एनर्जी। तो फिर भी ये वाला ऑर्डर आपको काम देगा। ठीक है, सबशेल की एनर्जी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो इस ऑर्डर को आप याद कर लेंगे। और बहुत सिंपल है, इस सेंटेंस से, इन 4 सेंटेंस से आप खुद भी 1 मिनट के अंदर आप अरेंज कर सकते हैं इस ऑर्डर को। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते हैं।
थर्ड हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन या पॉली प्रिंसिपल। तो पॉलीज प्रिंसिपल जो है ये हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, ये हमें कहता है कि इसकी दो स्टेटमेंट है हमारे पास। फर्स्ट ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा डिफरेंट होगा, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में हैं तो इनका जो स्पिन होगा, स्पिन मस्ट अपोजिट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड ये है कि टू इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल never having same set of four quantum number जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तीन सेम हो सकते हैं, वन मस्ट बी चेंज, दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऑर्बिटल है, सबशेल है, जैसे मैं यहाँ पर एक सबशेल ले रहा हूँ 2s, ये 2s सबशेल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास ये 1 और ये इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास 2। अब इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपसे पूछूं इस 2s के लिए, 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 2 ये रहा, इस फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये 2 है, सेकेंड वाले के लिए भी 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम क्या होगा भाई? वो तो सबशेल बताता है, दोनों के लिए 0, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए क्या होगी? 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछूं आपके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की भी 0, सेकंड इलेक्ट्रॉन की भी 0 होगी। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर पूछूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें पता है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसकी स्पिन -12 और इसकी +12, ठीक है। तो देखा ये गया कि कोई भी ऑर्बिटल अगर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होंगे तो इनके जो 3 क्वांटम नंबर हैं, कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दीज 3 क्वांटम नंबर जो होंगे 3 सेम हो सकते हैं, मगर ये जो स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ऑलवेज डिफर, ठीक है। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास है लास्ट, दैट्स अ हंट्स रूल। अब हंट्स रूल क्या कहता है? तो हंट्स रूल हमें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी लिखते हैं, या फिर आप हंट्स रूल लिखें। तो हंट्स रूल जो है वो हमें स्टूडेंट बताता है अबाउट डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। किसके बारे में? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। वो ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम है उसे हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो हंट्स रूल कहते हैं कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, अगर हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, अब देखें जैसे हमारे पास p के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, d के 5 और f के
7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इफ डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, ठीक है, अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं देन filling electrons in such way, इलेक्ट्रॉन को फिल करें इस वे से is maximum half filled orbitals obtained, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करें कि हमें क्या मिले, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिले, ठीक है। यानी कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करें विथ सिमिलर स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सिमिलर स्पिन से, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब किस तरीके से, तो हंस रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर 1s 2s 2 और डिजेनरेट ऑर्बिटल p आएगा 2px 2py और 2pz, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, बाकी कितने बचे 3। तो अब तीनों इलेक्ट्रॉन्स, अब ऐसे नहीं कि 2 इसमें लगा दो और 1 इसमें, नो, हंस रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करें कि मैक्सिमम हाफ फिल्ड मिले। अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दूँ और यहाँ पर 1, तो मैक्सिमम हाफ फिल्ड तो नहीं मिला, 1 हाफ फिल्ड मिला। तो हंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इन डिजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर सिंगली फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथ सिमिलर स्पिन्स, ठीक है। इस तरीके से हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने मिले, 3, ठीक है। दे आर दी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की वजह से और हंस रूल की वजह से एक कंसेप्ट आता है वैलेंसी का, ठीक है। तो ये 3 हाफ फिल्ड है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जितने नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। परंतु उसके बाद अगर मैं एक और एलिमेंट लूँ, जैसे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, अब मैं आपको कहूँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू हंस रूल, ठीक है। तो हंस रूल के हिसाब से जितने हाफ फिल्ड आएंगे ना वो हाफ फिल्ड वैलेंसी कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जितने होंगे वो वैलेंसी। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी देखेंगे जितने हाफ फिल्ड होंगे, तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 1s 2 2s 2। अब p की बारी है तो 2px 2py 2pz। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, बाकी कितने बचे 4। तो एक इलेक्ट्रॉन को आप सिंगली ऐसे फिल करें, ठीक है। अब जो दूसरा होगा उसको ऐसे सिमिलर स्पिन से नहीं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन से ऐसे फिल करना होगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं 2, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 वैलेंसी होती है, -2 वैलेंसी, ठीक है। इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हमने चारों रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो देखे। और आज हमारा फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हुआ है। और अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।